बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्लास 11th ही नहीं, जेई मेन और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। तो आज देखेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर। तो सफर शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इनर्शिया के साथ। इनर्शिया, जो हिंदी मीडियम से थे उनको पता है इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। इनर्शिया क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी, उसका वो गुण जिसके कारण वो अपने इनिशियल स्टेट में यानी अपने प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहता है। कोई भी चीज, अब प्रैक्टिकली तुम देखते हो ये चीज बचपन से ही, कोई चीज रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा जब तक कि इसके बाहर से धक्का न लगाएं, जब तक कि फोर्स नहीं लगाएंगे बाहरी फोर्स, तब तक वो मूव नहीं करेगा। और अगर यूनिफॉर्मली एक समान स्पीड से आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, तो जब तक उसको रोकेंगे नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तब तक वो रुकेगा नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। यानी इनर्शिया क्या हुआ? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब क्या हुआ? जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स इनिशियल स्टेट, अपने प्रारंभिक अवस्था में, अपने इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है, उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को तो बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। इनर्शिया जैसे देखो, कोई बैलून या पैरासूट, कोई बैलून या पैरासूट, कोई बैलून या पैरासूट अगर ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है, ठीक, ऊपर जा रहा है, तो पैरासूट हो चाहे बैलून हो कुछ भी, अगर ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है कुछ, तो जब उससे बॉल गिराओगे, जब वहां से बॉल गिराओगे, तो बॉल जस्ट नीचे नहीं गिरेगा ना, क्योंकि पैरासूट अगर मोशन में था तो उसके अंदर जो आदमी है, आदमी के हाथ में बॉल है, सब मोशन में, और सब मोशन में सबका वेलोसिटी किस तरफ है? अपवर्ड है। तो जैसे ही बॉल छोड़ोगे अचानक से, तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगा, तो उसका वेलोसिटी अपवर्ड है, तो वो बॉल पहले किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अरे ये देखो, इसको छोड़ा तो ये सीधा नीचे आया, क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी जीरो था, रेस्ट में था ये पहले, इसीलिए ग्रेविटी की वजह से सीधा नीचे आया। लेकिन ये बैलून या पैरासूट तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से जो बॉल छोड़ेंगे हम लोग, तो उस बॉल का भी डायरेक्शन तो ऊपर की ओर ही था, तो वो बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो मोशन में था बॉल पैरासूट के साथ साथ, तो मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो क्या होता है? ऊपर जाता है। फिर ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होता चला जाता है, और वो फाइनली कहीं जीरो होकर फिर नीचे गिर जाता है ना। तो बॉल क्या हुआ? यहाँ से जो बॉल गिराया गया था, तो बॉल तो पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरेगा ना। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ अ बॉल is dropped, if a ball is dropped from a parachute moving up, then it first rises, then falls, क्यों भाई? क्यों? तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, बहुत प्रैक्टिकल बात है। तुम अपने डेली लाइफ में भी तो देखते हो ये चीज ना। जैसे बाइक पर बैठे हो और बाइक को अचानक से किसी ने एक्सेलरेट कर दिया, तो तुम किधर जाते हो? पीछे जाते हो। अगर बाइक तेजी से जा रहा है और अचानक सडनली बाइक को रोक दिया, तो क्या होता है? तुम आगे की ओर झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि बाइक तो स्पीड से जा रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो तुम्हारा पूरा बॉडी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में था। लेकिन बाइक जैसे ही रुकता है, तो बाइक के कांटेक्ट में जो बॉडी है तशरीफ, वो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो मोशन में रह जाता है। ये क्या था? इनर्शिया ऑफ मोशन ना। बेडशीट झाड़ देते हो, उसमें से धूल अलग हो जाता है, क्यों? डस्ट रेस्ट में था, ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और बेडशीट मोशन में आ गया था, तो धूल बेडशीट से अलग हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। अभी देखो जैसे अभी एक सिचुएशन हम लोग देखे थे कि कोई बैलून या पैरासूट ऊपर जा रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जब ये किसी हाइट पर था, मान लो कि 60 मीटर के हाइट पर था,
60 मीटर के हाइट पर था। तो पहली बात तो यह समझना बहुत जरूरी है कि बॉल जस्ट नीचे नहीं गिरेगा, बॉल विल फर्स्ट राइज देन फॉल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। अब अगर हमको फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो आपके पास एक उपाय ये है कि आप पहले यहां से यहां तक का मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वहां तक का आप टाइम निकाल लो। मान लो ये फॉर्मूला लगा लिया, v इज इक्वल टू u माइनस जी t1। अब v 0 है, u 10 है, g की वैल्यू भी 10 ले लो, तो यहाँ से t1 आ गया 1 सेकेंड, t1 आ गया 1 सेकेंड। अब देखो कि बॉल यहाँ से यहाँ तक किस हाइट तक गया ऊपर। अरे ये हाइट बहुत जरूरी है क्योंकि फिर यहाँ से बॉल को गिरना है, तो उसके लिए आप फिर लगाओगे v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका ये हाइट h इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखना है कि फिर बॉल यहाँ से यहाँ तक गिरा तो कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर आ चुका है अभी, तो टोटल हाइट आ गया आपके पास, टोटल हाइट आ गया अब 60 प्लस 5 यानी 65 मीटर। अब फिर वहां से लगाओगे h का फॉर्मूला ut प्लस हाफ g t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 65, u तो जीरो है, तो यहाँ से आपका आएगा t2। अब टोटल टाइम निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा हुआ टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा हुआ टाइम t2, तब जाकर आपका टोटल टाइम निकल कर आएगा t1 प्लस t2, ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम। लेंदी प्रोसेस, काफी लेंदी हो गया ना ये चीज। तो यहाँ पर क्या कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था कि बॉल को जब यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा, छोड़ा जाएगा ऊपर जाते हुए पैराशूट से, तो बॉल जस्ट नीचे नहीं गिरेगा, बॉल विल फर्स्ट राइज, बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। उसके बाद अगर ये चीज आप सही पकड़ लेते हो, उसके बाद आपको टाइम लगेगा ये वैल्यू फाइंड करने में। यहाँ से यहाँ तक 3 फॉर्मूला यूज हुआ है कि नहीं, 3 फॉर्मूला यूज हुआ, ठीक है। चलिए, अरे यार, ठीक। अगर इससे बचना चाहते हो तो थोड़ा सा स्मार्टनेस बहुत जरूरी है पढ़ाई में, हार्ड वर्क और कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। देखो जरा, जैसे यहां से बॉल ऊपर फेंका गया, मान लो u वेलोसिटी से, किसी हाइट से, तो क्यों ना हम लोग इसको ओरिजिन मान ले यहाँ पर, जहां से स्टडी स्टार्ट हुआ। अरे स्टडी तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि बॉल इस हाइट से ऊपर फेंका गया या ऊपर गया, फिर जाकर नीचे गिरा, इस तरह से फिर जाकर नीचे गिरा, ठीक है। तो हम लोग अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेना होगा, या उल्टा ऐसे भी सोच सकते हो, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर निगेटिव मान लो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, या अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड निगेटिव, अपने चॉइस पर है। फॉर्मूला ये रहेगा आपका जो आपने मोशन में पढ़ा है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान रहे हो तो अपवर्ड वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो u के पीछे माइनस लगा दो, हो गया, आपका काम बन गया, u के पीछे माइनस आ गया, h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये चीज इंपोर्टेंट, एक फार्मूला से सवाल सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक फार्मूला से, स्मार्टनेस। अच्छा देखो, अगर मान लो दे दिया कि ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तब भी सेम फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू सिर्फ माइनस ले लो जी, आ गया, ठीक है, बोलो क्लियर। तो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से सवाल रह सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है, बोलो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनर्शिया के बाद बात आती है सिस्टम की। सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम हुआ वो बॉडी अबाउट विच वी स्टडी, द बॉडी अबाउट विच वी स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे किसी भी ब्लॉक के बारे में, किसी बॉडी के बारे में, कि इस ब्लॉक का, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं, किधर किधर फोर्सेज लग रहे हैं, उस बॉडी का जो मोशन होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, तो आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वही आपका सिस्टम होगा। अब सवाल उठता है कि सिस्टम को सिलेक्ट करोगे कैसे, हाउ टू सेलेक्ट द सिस्टम, हाउ टू सेलेक्ट द सिस्टम, सिस्टम को सेलेक्ट कैसे करोगे, सिस्टम को सेलेक्ट कैसे करोगे, तो याद रखना भाई साहब,
याद रखना, only those blocks will be the system whose direction of motion is same, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, उसी को हम लोग मानेंगे सिस्टम, है ना, जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा। जैसे कि देखो जैसे ये दो ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक, ये 10 kg का और ये 20 kg का। अब अगर इधर से फोर्स लगाया F, अब फोर्स लगाए तो दोनों तो एक ही तरफ जाएगा ना, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम ही रहेगा। इसका मतलब कि हम इसको एक सिस्टम मान सकते हैं, दोनों को एक सिस्टम मान लोगे तो हो जाएगा 10 + 20 30 kg हो जाएगा। अब इस 30 kg पर ये F फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन आराम से फाइंड कर लो, F = ma लिखते हो, है ना। तो जरा बताना, तो सिस्टम हमेशा लेना है किसको, जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, उस ब्लॉक को एक साथ रख सकते हो, उतने ब्लॉक्स को। जैसे देख लो इस सिचुएशन में, देख ले रे भैया, ये लगा हुआ है, यहाँ भी एक पुल्ली लगा हुआ है, और देख लो तुम, मान लो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C है। अब इसको इधर खींचा, ये इधर जा रहा है ब्लॉक C, ब्लॉक भी इधर आ रहा है नेगेटिव y की तरफ, और ब्लॉक A जा रहा है पॉजिटिव x की तरफ। तो क्या हम लोग यहाँ पर A + B को एक सिस्टम मान सकते हैं? A + B को एक सिस्टम ना, क्योंकि A और B दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, नहीं है, सेम नहीं है। A है x एक्सिस की तरफ और B है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, दैट्स व्हाई A + B कैन नॉट बी अ सिस्टम। A + B एक सिस्टम नहीं होगा रे बाबा। तो कौन सा सिस्टम होगा? तो देख लो जरा, A और C का डायरेक्शन सेम है, यानी कि A + C एक सिस्टम माना जा सकता है। ठीक, अब जब सिस्टम की बात आ गई, जब सिस्टम की बात आ ही गई, तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सिस्टम के इंटरनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको सिस्टम के इंटरनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। वी शुड कंसीडर ओनली द एक्सटर्नल फोर्स। अरे बस के अंदर बैठकर, कार के अंदर बैठकर कार को धक्का दोगे अंदर से, तो कार चलेगी क्या? बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। बाहर से निकल के कार को धक्का दो, कार चलेगी? न्यूटन साहब, न्यूटन बाबा सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे थे। वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई सिस्टम एक्सेलरेट होता है, नॉट ड्यू टू इंटरनल फोर्स, है ना। तो कार के बाहर निकलकर जब धक्का मारेंगे तो कार चलेगी, कार के अंदर बैठ के कितना भी धक्का लगा लो कार नहीं चलेगी। कोई आदमी अपना ही बाल पकड़ के अगर उठाने की कोशिश करे, कभी नहीं उठा पाएगा क्योंकि इंटरनल फोर्स है। और दूसरे आदमी का बाल पकड़ के अगर उठाने की कोशिश करे और अगर बाजू में ताकत है तो वो जरूर उठा लेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स था। तो इसीलिए हम लोगों को खाली एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करना है, नॉट द इंटरनल फोर्स। याद रहे ये बात। तो सिस्टम क्या हो गया जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो सिस्टम हो गया। जितने ब्लॉक्स या जितने बॉडीज का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगा उसको सिस्टम मान सकते हैं। एंड वी शुड कंसीडर ओनली द एक्सटर्नल फोर्स, नॉट द इंटरनल फोर्स। क्या ध्यान रखना है सिस्टम के बारे में? बना लेना फेयर कॉपी। वी शुड कंसीडर ओनली द एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल। एक्सटर्नल फोर्स मीन्स बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स, नॉट द इंटरनल फोर्स। ये है सिस्टम का कॉन्सेप्ट और बहुत जरूरी था। ठीक, तो आगे बढ़े। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ भी तो वही था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ए बॉडी इज अनएक्सेलरेटेड। न्यूटन का पहला नियम क्या है? ए बॉडी इज अनएक्सेलरेटेड if no external force acts upon it। यही तो है फर्स्ट लॉ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। यही तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब निकलता है? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब या तो बॉडी रेस्ट में रहा होगा, अरे रुका होगा, चल ही नहीं रहा होगा तो एक्सेलरेशन कहां से होगा?
रेस्ट में हो, या दूसरा चल तो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में, एक समान चाल से यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, और तुमको तो पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। तो बात तो वही आ गई, लॉ ऑफ इनर्शिया की बात आ गई कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स लगाया ना जाए। दैट्स व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब रुक करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ की ओर। सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, यहीं से तो दमदार है चैप्टर, यहीं से तो मजा आता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये था कि एक्सेलरेशन ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। यानी यहां से आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू ma। न्यूटन बाबा का ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और पहले आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तब एक्सेलरेशन क्या होता है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या ऐसे भी कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। अब मास इनटू वेलोसिटी तो होता है मोमेंटम। अरे मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हो? मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, तो m इंटू dv को लिख सकते हैं हम लोग dp, यानी चेंज इन मोमेंटम। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। तो ये फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया भाई साहब, बस यही दो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ में जो काम आएगा, जो यूजफुल होगा। एक F इज इक्वल टू ma, दूसरा फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ये चीज याद रखना है, ये काम आएगा, ठीक है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम लोग इस तरह से भी तो बोल सकते हैं कि फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। यही ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, या F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और बात कर लेते हैं। F इज इक्वल टू ma के बारे में जान लो। F फोर्स तो है, लेकिन कैसा फोर्स है? याद रहे, F है एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। F हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पर? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स नहीं। जैसे कि मान लो इधर से लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन और इधर से लग रहा है 2 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, उधर से 2 न्यूटन। तो जब भी अप्लाई करना होगा F इज इक्वल टू ma, तो आप 10 नहीं ले सकते हो, ओनली 10 नहीं ले सकते हो, ओनली 2 नहीं ले सकते हो। जब भी लेना होगा तो यहाँ पर नेट फोर्स लेना होगा। अगर अप्लाई करना है फॉर्मूला तब F इज इक्वल टू ma में F नेट इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन, और तब यही F, इस F की वैल्यू यहां तुम पुट कर सकते हो। F इज नेट फोर्स, याद रहे, इंडिविजुअल सिंगल कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स है, पहली बात। दूसरी बात, ये F हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, F शुड बी एक्सटर्नल फोर्स, F होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, नॉट द इंटरनल फोर्स, ठीक। और तीसरी बात कि ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, ये कब एप्लीकेबल है? ये तब एप्लीकेबल है only if mass is constant, only if mass is constant, only if mass is constant, तभी न्यूटन का सेकेंड लॉ लग सकता है। अगर मास वेरिएबल हो गया तो वहां न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं लगा सकते। मास कांस्टेंट कब तक रहेगा? अगर किसी चीज का स्पीड लाइट के स्पीड से, लाइट का स्पीड पता है ना, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अगर किसी चीज का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत बहुत कम हो, निग्लिजिबल हो, तभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर किसी चीज का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत बहुत कम हो, तभी न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो किसी बॉडी का वेलोसिटी 2 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड है, तो वहां पर न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने हाई स्पीड पर मास कांस्टेंट नहीं रह पाता है, मास में बहुत चेंज आ जाता है। इसलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ को जब अप्लाई करना हो तो हमेशा ध्यान में रहे कि किसी भी चीज का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत ही कम होगा। तो 3 बातें जो याद रखने योग्य है। एक तो F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला में क्या, F क्या है? नेट फोर्स। दूसरी बात है F एक्सटर्नल फोर्स। तीसरी बात
कि मास शुड बी कांस्टेंट, यानी किसी चीज का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, बहुत बहुत कम हो। जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड है, 1000 मीटर पर सेकंड है, तब भी लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हुआ, है ना, तभी सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड लॉ का और एप्लीकेशन सीख लेते हैं हम लोग कि अप्लाई करना कैसे है। ये तो फॉर्मूला जान गए, F = ma और फोर्स = चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चलिए आगे बढ़े। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि F = dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो यहां से लिख सकते हो dp = f dt। अब ये जो फोर्स इंटू स्मॉल टाइम है, dt स्मॉल टाइम इंटरवल, ये फोर्स इंटू टाइम है, इसको कहा जाता है साइंस में इंपल्स। और देखा जाए तो ये इंपल्स किसके इक्वल है, ये इंपल्स। चलो इंपल्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। इंपल्स का मतलब क्या हुआ, इंपल्स यानी कि आवेग, यानी कि झटका लगना इंपल्स हुआ। जैसे बहुत बड़ा फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत बड़ा फोर्स अगर बहुत कम देर के लिए लगता है तो उसी को तो बोलते हैं ना झटका लगा, एक आवेग था, वही तो इंपल्स था। बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम देर के लिए लगे तो उसको इंपल्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि बाइक तेजी से चलाकर जा रहे हो और सामने कोई बच्चा दिख गया रोड पर, तो बहुत कम टाइम में ही तुम बहुत बड़ा फोर्स लगाकर बाइक को रोक लेते हो या नहीं, या उड़ा देते हो, रोक लेते हो। तो उस वक्त किस फोर्स से बाइक को रोके तुम, इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स लगाया बहुत कम देर के लिए, वही तो इंपल्स है, इंपल्सिव फोर्स लगाया, है ना। ठीक, तो क्या देखा हमने कि इंपल्स हुआ फोर्स इनटू टाइम, या इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। और अगर यहां से गौर किया जाए तो इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स = चेंज इन मोमेंटम, न्यूमेरिकल में काम देगा, याद रखना। इंपल्स = चेंज इन, अबे हट जा, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स = चेंज इन मोमेंटम, ये चीज काम देगा न्यूमेरिकल में। अगर इंपल्स मांगे तो तुम चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक और बात, खास बात, एरिया ऑफ FT ग्राफ। अगर फोर्स और टाइम के बीच अगर ग्राफ दे दिया तो उस ग्राफ का अगर एरिया निकालते हो, तो एरिया निकाल लोगे तो इंपल्स आ जाएगा या चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम फोर्स और टाइम के बीच। जैसे कि इधर ये ग्राफ गया डॉट, यहाँ मान लो 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड, और यहाँ मान लो कि 10 न्यूटन है। आपसे पूछ दिया फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, या बताइए कि इंपल्स कितना होगा इस ग्राफ को देखकर। तो अब आपको पता है कि इंपल्स = चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया ऑफ FT ग्राफ अगर निकाल लेते हो तो आ जाएगा, तो निकाल लो इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस हो गया 4 - 0 = 4 और हाइट हो गया कितना 10 - 0 = 10, हाइट हो गया 10, यानी 2 × 2 = 4, आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना। ये इंपल्स का कॉन्सेप्ट है। अब सवाल उठता है कि सेकेंड लॉ को अप्लाई करें कैसे, सेकेंड लॉ को कैसे अप्लाई करोगे रे बाबा। हाउ टू अप्लाई सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए पहला काम ये है कि सेलेक्ट द सिस्टम। तो वीडियो के शुरुआत में सिस्टम को सेलेक्ट करना बता दिया गया कि जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगा उसी को सिस्टम मानेंगे। तो सेलेक्ट द सिस्टम, उसके बाद शो ऑल द फोर्सेज ऑन द सिस्टम, यानी कि इसी को कहा जाता है मेक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जैसे कि ये रहा ब्लॉक। अब इस पर मान लो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक, तो बॉडी इधर गया, मान लो जा रहे हैं एक्सेलरेशन से,
तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ही तो निकालना है ना सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए। तो नेट फोर्स कितना, तो याद रहे बॉडी का जिधर मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन है, उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज होंगे वो सब पॉजिटिव लिया जाएगा, जैसे 10 और 4 पॉजिटिव, लेकिन मोशन के अपोजिट जो फोर्स रहेगा वो निगेटिव लेंगे। तो नाउ यू हैव नेट फोर्स कितना, 10 4 14 में से 2 गया 12 न्यूटन। ठीक, इस तरह से लोगे ये नेट फोर्स निकालोगे। अब जैसे मान लो इस रस्सी में कोई बॉल बंधा है, रस्सी में टेंशन T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और ये नीचे आ रहा है, इस बार कौन सा फोर्स प्लस कौन सा माइनस, तो mg प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है, तो ये वाला फोर्स प्लस और अपवर्ड वाला फोर्स माइनस हो जाएगा। तो अभी हम नेट फोर्स कितना लिखेंगे यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग, नेट फोर्स लिखेंगे mg माइनस टी, mg प्लस है भाई साहब, t माइनस है भाई साहब, mg माइनस टी। और जब नेट फोर्स निकल जाए उसके बाद ही तो नेट फोर्स निकल जाए तब सेकेंड लॉ अप्लाई कर लो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ऐसे अप्लाई कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे ना रे, क्लियर तो है। चलो जैसे कि देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं लिफ्ट के केस में, लिफ्ट या एलिवेटर के केस में, लिफ्ट या एलिवेटर के केस में। जैसे मान लो कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी है और ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन से, आदमी का वेट नीचे mg, ऊपर लग रहा है रिएक्शन फोर्स, n क्या है यहाँ पर, n है रिएक्शन फोर्स। इसको n क्यों कहा गया, n फॉर नॉर्मल, नॉर्मल यानी अभिलंब यानी परपेंडिकुलर फोर्स। देखो रिएक्शन फोर्स तो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है ना, जैसे कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो ये अपने वेट से नीचे दबा रहा है इस ग्राउंड को, तो ग्राउंड भी न्यूटन के तीसरे नियम से, न्यूटन के थर्ड लॉ से ग्राउंड भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको तो बोलते हो ना रिएक्शन, रिएक्शन। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है सरफेस पर, इसीलिए इसको नॉर्मल भी कहा जाता है, रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल भी बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, अभिलंब ना। और इसी से तो मिलता है, इसी से तो पता चलता है कि अब तुम्हारा वेट क्या होगा उस सिचुएशन में। किसी भी सिचुएशन में अगर तुमको अपना वेट फाइंड करना हो तो नॉर्मल निकाल लो, रिएक्शन फोर्स निकाल लो, वही तो बताएगा। जैसे देखो यहाँ पर अभी ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है अपवर्ड, तो अपवर्ड वाला फोर्स प्लस डाउनवर्ड वाला माइनस, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे n माइनस एम जी, नेट फोर्स n माइनस एम जी, और तब लास्ट में क्या अप्लाई करना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया, mg उधर ले जाओ तो हो गया mg प्लस ma। अभी mg था एक्चुअल वेट, वास्तविक भार, mg था एक्चुअल वेट, उसमें कितना बढ़ गया ma ना, तो ऊपर जाते हुए लिफ्ट में किसी चीज का वेट बढ़ जाता है, इसके अकॉर्डिंग ऊपर जाते हुए लिफ्ट में किसी चीज का वेट बढ़ जाता है अगर वो एक्सेलरेटेड है तब। बोलो क्लियर, सेकेंड लॉ को अप्लाई करना समझ गए, डायरेक्शन ऑफ मोशन को प्लस मानना है और डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ जितने फोर्सेज होंगे उसको प्लस और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जितने फोर्सेज होंगे वो माइनस ले लेंगे, फिर नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और क्या, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा रे। जैसे कि देखो और पुल्ली और स्ट्रिंग का केस देखो, पुल्ली एंड स्ट्रिंग के केस में, पुल्ली एंड स्ट्रिंग के केस में मान लो भैया ये पुल्ली है, यहाँ पर एक ब्लॉक जिसका मास m1 और दूसरे इधर m2 लटकाया गया, मान लो कि m2 वाला भारी था, m1 वाला हल्का था, तो भारी वाला नीचे गिरेगा और हल्का वाला ऊपर उठेगा। रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है, लोड के वजह से, रस्सी में लोड के वजह से कौन सा फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हो, टेंशन। टेंशन, टेंशन हो गया फोर्स इन द स्ट्रिंग। टेंशन क्या है, व्हाट इज टेंशन, फोर्स इन द स्ट्रिंग ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड। अरे लोड लटकाएंगे रस्सी पर तो रस्सी को भी तो टेंशन होगा, जैसे तुम पर लोड बढ़ता है तो तुमको टेंशन नहीं होता है क्या, वो टेंशन हुआ रस्सी में फोर्स लोड की वजह से। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन दिखा देते हैं हम लोग, टेंशन दिखा देते हैं किधर, ब्लॉक का स्टडी कर रहे हैं तो ब्लॉक की तरफ नहीं, ब्लॉक को छोड़कर पुल्ली के तरफ, छत की तरफ दिखाएंगे, फिक्स पॉइंट की तरफ दिखाएंगे, है ना। टेंशन ऊपर नीचे हो जाएगा वेट m2g, यहाँ नीचे वेट m1g। अभी बोलो जी, अप्लाई करो जी सेकेंड लॉ। देखो ये डाउनवर्ड है, नीचे आ रहा है तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, क्या लिखोगे, m2g माइनस टी बराबर ma m2a, और इसके लिए क्या लिखोगे, ऊपर जा रहा है ना, देख लो, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। एडिंग बोथ द इक्वेशंस,
दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो m2g माइनस m1g है जी, m2g माइनस m1g हो जाएगा, g कॉमन ले लो ना, तो m2 माइनस m1 इंटू जी बराबर, यहां पर देखो दोनों को ऐड करो, यहाँ a कॉमन ले सकते हो या नहीं, बोलो, दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में, तो यहाँ से निकल जाएगा m2 माइनस m1 बाय में m1 प्लस m2 इंटू में जी, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। अब इस a की वैल्यू पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में तो वहां से t तो निकल ही जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a इन एनी इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। बोलो, आ जाएगा ना। इस तरह से सेकंड लॉ हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहीं पर कुछ ट्रिक भी सीख लो, ट्रिक भी सीख लो, हार्ड प्रॉब्लम बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपके ट्रिकी अप्रोच बुक में, फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच, बालाजी पब्लिकेशन, फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच बुक का नाम है, श्री बालाजी पब्लिकेशन से आती है बुक। आपके मार्केट में आपके काउंटर पर या फिर मैंने बुक शॉप सब पर या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कई गूगल पर बस टाइप कर लो डी के धर्मात्मा, आ जाएगा अपने आप पूरा डिटेल, है ना। तो कई जगह बुक्स अवेलेबल है, उसमें कई सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं। तो ट्रिक देखते हैं हम लोग। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो तुम यहां से निकाल सकते हो डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स, डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्सेज बाय में टोटल मास, बाय में टोटल मास, यहां से। और अगर टेंशन निकालना हो डायरेक्ट बिना इक्वेशन बनाए हुए तो तुम टेंशन यहां से निकाल सकते हो, एक का फोर्स इंटू दूसरे का मास, दूसरे का फोर्स इंटू पहले का मास बाय टोटल मास, टोटल मास जितना दिया है। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं, एक सिंपल सा, जैसे कि ये ले लेते हैं, ये 8 kg, ये है 12 kg, 12 kg वाला नीचे गिर रहा है, 8 kg वाला ऊपर उठ रहा है। अभी अगर ये निकालना है तो अपोजिंग फोर्स हो गया mg, m इंटू जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, रस्सी में टेंशन t है जी, t है, तो एक ये दोनों अपोजिंग फोर्स हो गया ना। देखो ये वाला और ये वाला ऐसे 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 ऐसे, ये वाला नीचे खींचेगा, ये वाला ऊपर उठेगा ना, अपोजिंग फोर्स। तो डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स 12g माइनस 8g, 12g माइनस 8g बाय टोटल मास, बाय टोटल मास 12 और 8 20 ही तो है, 12 और 8 20 ही तो है, 12 में से 8 गया 4, आ गया कितना g बाय 5 आ गया एक्सेलरेशन, खटाक से। अब t अगर निकालने का है तो ये फोर्स इंटू इसका मास, दूसरे का मास, तो 12g इंटू 8, 12 8 जा 96, 12 8 96g। अच्छा, ये फोर्स इंटू इसका मास, ऐसे कर दो ना उल्टा पुल्टा, 8 इंटू 12 96g बाय 12 8 20, तो कितना हो जाएगा 96g बाय 10, यही ना। ठीक है, आ गया टेंशन, है कि नहीं। तो इस तरह से ट्रिक अप्लाई करके एक्सेलरेशन टेंशन निकाल सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो है ही, आराम से कर सकते हो काम। बोलो आगे बढ़ जाए रे। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ पर। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि एक बॉडी का एक्शन, जैसे मान लो इस बॉडी का एक्शन, for two different bodies, the action of a body is always equal and opposite to the reaction of other body. The action of a body, अरे जिस तरह से हम बोल रहे हैं धीरे धीरे, तुम तो आराम से पेज पर नोट कर लोगे, कॉपी पर। थर्ड लॉ, for two different bodies, the action of a body is always equal and opposite to the reaction of other body. यानी अगर ये एक्शन है तो ये वाला इसका वाला रिएक्शन होगा, ये दोनों इक्वल होगा। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये माइनस बताता है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। जैसे मान लो किसी टेबल पर कोई बुक रखा, तो बुक का एक्शन क्या था, बुक दबा रहा है टेबल को अपने वेट से, mg से, और टेबल देगा रिएक्शन ऊपर की ओर, नॉर्मल फोर्स जिसको लिखते हो
रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल लिखते हो, एन लिखते हो। अब ये एक्शन और ये हो गया रिएक्शन, ये दोनों इक्वल होगा, एन इज इक्वल टू एम जी, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यही तो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ है। अभी देखो जैसे किसी इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम देगा भैया। इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की, जैसे ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये है इंक्लाइंड प्लेन, एंगल थीटा, यहां से कोई बॉडी मान लो इधर स्लाइड करने वाला है, नीचे हो जाएगा mg, हमेशा ऐसे ही दिखाना डायरेक्शन फोर्सेज का, mg के दो कंपोनेंट्स, इधर हो जाएगा mg cos थीटा और mg का एक कंपोनेंट इधर mg sin। देखो ये कभी चेंज होने वाला नहीं है इंक्लाइंड प्लेन पर। इसी तरह से सारा डायरेक्शन बिंदास एकदम दिखाओ जब भी सवाल सॉल्व करना हो, है ना, आराम से दिखाओ ना ये सारा फोर्स, ये ऐसे ही रहेगा जैसे है, ठीक। और रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स इधर, और फ्रिक्शन विक्शन तो लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन के बारे में डिटेल से अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी स्मूथ सरफेस के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यहां से ये रिएक्शन हो गया इस एक्शन के बराबर, यानी कि n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया, यहां से n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और ये ब्लॉक किस फोर्स की वजह से गिरेगा? इंक्लाइंड प्लेन पर। कौन गिरा रहा है इसको? दिख तो रहा है, यही तो गिरा रहा है उसको, एम जी साइन थीटा ना, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अभी इस पर नेट फोर्स है इधर mg साइन थीटा, और न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हो, F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो क्योंकि नेट फोर्स है mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसल, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? g साइन थीटा। यानी इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक गिरेगा किसी इंक्लाइंड प्लेन पर। तो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी गिर रहा है तो उसको कौन गिरा रहा है? यही तो गिरा रहा है mg साइन थीटा, इस तरफ जो mg साइन थीटा लगता है ना। और किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है? तो इस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, जी साइन थीटा से। ये तो है थर्ड लॉ। जैसे जब तुम चलते हो, वॉक करते हो, तो चलते हो तो अपने पैर से जमीन को तिरछा दबाते हो, फिर जमीन देती है रिएक्शन आगे की ओर, उसी रिएक्शन फोर्स से तो तुम आगे बढ़ पाते हो। इसलिए तो जितना जोर से तुम धक्का मारोगे जमीन पर, जमीन उतना ही फोर्स लगाएगी तुम पर और तुमको उछाल देगी ऊपर। हाई जंप में, लॉन्ग जंप में यही तो होता है। जब हम दौड़ते हैं तो दौड़कर बॉडी को इनर्शिया ऑफ मोशन में लाते हैं, बॉडी हमारा मोशन में होता है, फिर जमीन को कस के दबाते हैं, फिर जमीन से भी रिएक्शन मिलता है ऊपर की ओर, तो हम आगे हाई जंप कर पाते हैं। है कि नहीं? बोलो। क्लियर है एकदम सर जी? क्लियर तो कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। और अब अलग से फ्रिक्शन का वीडियो बनेगा, तो जब फ्रिक्शन की वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त भी न्यूटन्स लॉ का कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्स्टेंट थ्योरम और कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स बताएंगे आपको। ये था प्योर सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का वीडियो फॉर अ स्मूथ सरफेस। अपना नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास 11th के लिए फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन पर जब बात करेंगे तो न्यूटन्स लॉ का कुछ बचा खुचा चीज जैसे कॉन्स्टेंट थ्योरम है ना, उस पर ट्रिक्स वगैरह, कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स और बताएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।